गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 5 अगस्त 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिफेमेशन के बारे में, क्योंकि राहुल गांधी जी को किसी कमेंट के लिए 2 साल के लिए उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रायल कोर्ट था गुजरात का, उसके डिसीजन के ऊपर स्टे लगा दिया है। तो आज थोड़ा सा डिफेमेशन के बारे में बात करेंगे। हालांकि इस टॉपिक के बारे में हम लोग पहले अच्छी खासी डिस्कशंस कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा ये टॉपिक को मैं मानूंगा कि ये रिपीटेड टॉपिक है। लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए बिल्कुल नया टॉपिक हो सकता है। पीएलआई स्कीम के बारे में बात करेंगे। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, ये क्या है, क्यों जरूरी है और ये न्यूज में क्यों है, इसके लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है। मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे ये है। प्रीलिम्स के हिसाब से तो नहीं बोलूंगा, बट यस देखो, क्वेश्चन तो प्रीलिम्स में भी आ सकता है, मेंस में भी। बट मेंस के पर्सपेक्टिव से हम लोग इसको ज्यादा डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ये हम लोग ने लास्ट वीक में भी किया था, लेकिन द हिंदू में एक टेक्स्ट सेक्शन में आया है, तो थोड़ा सा इसको देख लेंगे। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी इसका कंटेंट आपको दे चुका हूं, बट हल्का फुल्का ऊपर से आपको बता दूंगा इंट्रोडक्शन के तौर पे क्या है ये। मानस टाइगर रिजर्व भी न्यूज में है, तो थोड़ा सा जीएस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से इसको भी देखेंगे। ये वाला टॉपिक प्रीलिम्स के लिए है, मेंस के लिए ऐसा नहीं है। उसके अलावा एक एडिटोरियल दिया गया है न्यूक्लियर डेटरेंस के बारे में। जिस तरह से रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, तो न्यूक्लियर अटैक या जो न्यूक्लियर वॉर की क्या पॉसिबिलिटी नजर आती है उसके बारे में बात करेंगे। न्यूक्लियर डेटरेंस क्या होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम न्यूक्लियर वेपन्स को लेके हमारी थॉट प्रोसेस दुनिया में किस तरह से चेंज हुई है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक दो बातें बोलना चाहूंगा। पहली बात तो ये, जब भी आप इस वीडियो को देखते हो, हमारे एनालिसिस को देखते हो, तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करना जरूरी है अटेंडेंस के तौर पे, ताकि पता चले कि कौन से स्टूडेंट इसको देख रहे हैं। उसके अलावा हमारी सैटरडे को करंट अफेयर की क्लासेस होती हैं। ये क्यूआर कोड यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। इसमें पूरे वीक का मेंस और प्रीलिम्स दोनों के हिसाब से टॉपिक कवर करवाया जाता है। तो आज सैटरडे है, आज इवनिंग में क्लास होगी, तो 2 ढाई घंटे की क्लास होती है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हमारे फाउंडेशन कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, आप इस पे मैसेज करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए जी, तो पहले आर्टिकल के बारे में बात करते हैं, डिफेमेशन के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट में राहुल जी के जो कन्विक्शन था, जो 2 साल की उनको सजा सुनाई गई थी एक तरह से आप ये कह लीजिए, और उनको एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। क्योंकि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है वो क्या कहता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये कहता है कि भैया किसी को भी अगर किसी भी रीजन की वजह से अगर 2 साल से ज्यादा की सजा हो जाती है, तो एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। ये पनिशमेंट किसी भी केस में हो सकती है, क्रिमिनल के केस में भी हो सकती है और सिविल के केस में भी हो सकती है। और राहुल गांधी जी को डिफेमेशन केस में, क्योंकि इन्होंने मोदी कम्युनिटी के बारे में कुछ कहा था, इन्होंने कहा था कि भैया जितने भी चोर होते हैं उनका सरनेम मोदी क्यों होता है, उसके लिए जो है एक इनके खिलाफ कंप्लेंट की गई थी। और गुजरात ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि यस, इन्होंने एक बड़ी लार्जर कम्युनिटी को डिफेम किया है और इसीलिए जो है इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनको दोबारा से क्वालिफाई, मतलब उनका स्टे लगा दिया है। अभी उनके कन्विक्शन को हटाया नहीं है, सिर्फ स्टे लगाया है। मतलब वो दोबारा से ही कैन बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगेन। अभी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट फ्यूचर इसमें क्या करता है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि जो गुजरात का ट्रायल कोर्ट है, उसने एक भी रीजन नहीं बताया है कि क्यों इनको 2 साल की सजा दी गई है। अरे आप 6 महीने की दे सकते हो, साल की दे सकते हो, 5 महीने की दे सकते हो, 11 महीने की दे सकते हो, 2 साल की क्यों दी है? उन्होंने कोई खास उसके लिए कारण नहीं बताया है, तो इसलिए इसको स्टे पर रखा गया है। खैर वो तो एक अलग न्यूज है। डिफेमेशन होता क्या है? डिफेमेशन मतलब इट्स एन एक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट अ पर्सन दैट इंजोर द रेपुटेशन ऑफ दैट पर्सन व्हेन ऑब्जर्व थ्रू द आईज ऑफ द ऑर्डिनरी मैन। मतलब आप किसी आदमी के बारे में एक ऐसी स्टेटमेंट देते हो जो कि गलत है, और उस आदमी की जो रेपुटेशन है, उसकी इज्जत है, उसको नुकसान पहुंचता है आम आदमी की नजर में, उससे कहते हैं डिफेमेशन। जैसे मान लो राहुल गांधी जी ने ये कहा कि भाई जो जितने भी चोर होते हैं उनका सरनेम मोदी क्यों होता है। अब राहुल गांधी जी एक बड़े आदमी है, ये बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन है। तो जो लोग गांधी जी को फॉलो करते हैं, महात्मा सॉरी राहुल गांधी जी को फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली उनके मन में ये बात जाएगी और वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। मोदी कम्युनिटी के बारे में उनके मन में एक ही बात आएगी कि ये सब चोर हैं। तो कोर्ट ने यही माना था कि उन्होंने एक बड़ी लार्जर कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाया है आम आदमी की नजर में, इसीलिए उनके खिलाफ डिफेमेशन का केस बनता है। डिफेमेशन केस में आपको
ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर बेसिकली एक्सेप्शंस में आता है। हमारा जो आर्टिकल 19 है वो क्या बात कहता है, वो कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है भैया सभी को। लेकिन आपका जैसा कि पता है कि हमारे फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। किसी ने उनके ऊपर जो है कंडीशंस लगाई जा सकती हैं, जिसे एग्जाम्पशंस कहते हैं। मतलब इन केस में आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होता है, बाकी केसेस में फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है। जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में केस में, डिफेमेशन वाले केस में, और किसी ऑफेंस को इंसाइट करने वाले केस में, ठीक है। अब जैसे मान लो कोर्ट ने, आपने कोर्ट के खिलाफ दिन रात सुबह शाम गालियां दे रहे हो, जज साहब के खिलाफ सुबह शाम गालियां दे रहे हो, और आप कहोगे सर ये मेरा तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, नहीं, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। उस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का फंडामेंटल राइट है वो अप्लाइड नहीं होता है। डिफेमेशन वाले केस में भी आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच का फंडामेंटल राइट अप्लाई नहीं होता है। आप किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते, आपका मन करे ये बोला कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, भैया अमेरिका नहीं है, वहां पे ये फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 99% ये एब्सोल्यूट है, इंडिया में नहीं है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा हॉलीवुड की फिल्में वगैरह देख के उनको लगता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट है, आप किसी के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हो, ये तो फ्री कंट्री है, डेमोक्रेसी है, बट ऐसा नहीं है। सबके ऊपर कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो हैज हेल्ड दैट द valid to treat the defamation as a public wrong, and that criminal defamation is not a deep proportion restriction to freedom of speech, because protection of the reputation is a fundamental right also. जैसे आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच फंडामेंटल राइट होता है, वैसे ही रेपुटेशन इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है। और सिर्फ ये फंडामेंटल राइट ही नहीं है, बल्कि ह्यूमन राइट भी है। तो आपकी रेपुटेशन, आप जिंदगी भर में अपनी रेपुटेशन कमाते हो, कितने साल लग जाते हैं रेपुटेशन कमाने में, और किसी आदमी ने आपके खिलाफ ऐसे ही स्टेटमेंट दे दिया, आपकी जिंदगी भर की रेपुटेशन खराब हो जाती है। उसको प्रोटेक्ट किया जाना भी फंडामेंटल राइट होता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो ये दोनों के बीच में बैलेंस बना के जरूरत है। तो ऐसा ना हो कि आपकी फ्रीडम भी जो स्पीच वाली है वो भी नहीं हटनी चाहिए, और आपकी रेपुटेशन भी डाउन नहीं होनी चाहिए। ये बैलेंस कौन बनाता है? ये सुप्रीम कोर्ट बनाता है। तो राहुल गांधी जी ने जो स्टेटमेंट दिया, तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई ये जो मोदी कम्युनिटी की रेपुटेशन है उसको नुकसान पहुंचाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी उसके ऊपर स्टे लगा देते हैं, बाद में जो होगा भी देखेंगे उसको हम लोग, ठीक है। एज उसके अलावा राइट टू रेपुटेशन जो है वो हमारे आर्टिकल 21 का भी पार्ट है, राइट टू लाइफ, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए इसके परस्पेक्टिव से। बाकी तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे हमारा सेक्शन 499 है, वो भी आईपीसी का, वो भी इसके बारे में बात करता है। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करता है, डिफेमेशन के बारे में बात करता है। आप किसी के खिलाफ कुछ लिखते हो, बोलते हो, साइन करते हो, म्यूजिक बनाते हो, तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है सेक्शन 499 के तहत। हालांकि सेक्शन 499 ये कहता है कि ट्रुथ के मामले में एग्जेम्पशंस दिया गया है। जैसे मान लो आप ये कह लीजिए, जैसे कोई जर्नलिस्ट है, और जर्नलिस्ट किसी नेता को क्वेश्चन पूछता है, इंटरव्यू ले रहा है उसका, और वो इंटरव्यू में उससे कड़वे कड़वे सवाल पूछता है। तो कल को हमारे नेताजी ये नहीं कह सकते कि अरे यार तुमने तो मेरी रेपुटेशन खराब कर दी, तुम तो मुझसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो, मैं तो ऑफेंड हो गया हूँ, है ना, मैं तुम्हारे खिलाफ केस करूंगा। अरे भाई वो किसके लिए कर रहा है? वो ट्रूथ के लिए कर रहा है। वो जर्नलिस्ट है, उसका काम है सच्चाई को बाहर निकालना, और उसके लिए आपसे कड़वे क्वेश्चन पूछ सकता है। आप पब्लिक फिगर हो, आपकी अकाउंटेबिलिटी होती है जनता के लिए, तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है, राइट। जैसे सेक्शन 500 भी इसी तरह की बात करता है, डिफेमेशन की पनिशमेंट की बात करता है। 2 साल की पनिशमेंट मैक्सिमम आपको हो सकती है अंडर डिफेमेशन। तो ये आपको पता होना चाहिए। हालांकि डिफेमेशन को लेके सुब्रमण्यम स्वामी जी ने केस डाला था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने कहा था कि साहब ये जो डिफेमेशन वाला एक्ट है इसको हटा दिया जाए, मॉडर्न समाज में इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भैया, मॉडर्न समाज में इसकी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जितना डाइवर्स कंट्री हमारा है, सोशल मीडिया इतना इन्फ्लुएंशियल हो गया है एंड ऑल दैट, तो वी नीड दिस लॉ डिफेमेशन। तो ये उन्होंने कहा था। चलिए जी, ओके आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन ही पूछा गया था 2014 में ही फ्रीडम ऑफ स्पीच के रिगार्डिंग, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से। चलिए, डीजीएफटी सस्पेंड्स इट्स लैपटॉप पीसी इंपोर्ट कर टिल नवंबर 1। ये टॉपिक कल भी आया था, कल हम लोग ने इसको कवर नहीं किया था, आज भी आया है, आज इसको हम लोग कवर करेंगे। बेसिकली बात यह है कि हमारा जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है, डीजीपीटी एफटी, इन्होंने कल ये कहा था कि हम लोग लैपटॉप वगैरह के इंपोर्ट को कर्ब कर रहे हैं, मतलब उसको बैन लगा रहे हैं बेसिकली, एक तरह से आप ये समझ लीजिए। क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लैपटॉप्स वगैरह हम लोग इंपोर्ट करते हैं, कम से कम 4 से 6 बिलियन डॉलर के लैपटॉप हम लोग हर साल चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो इसका मतलब चाइना के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है, तो हम बनना चाहते हैं आत्मनिर्भर। तो सरकार ने क्या किया, बैन लगा दिया। ये कल की बात है,
अब कल उन्होंने बैन लगाया, जो शिप इंडिया की तरफ आ रहे थे पहले से ही, अब उन्होंने उनको कस्टम वालों ने रोक लिया पोर्ट्स के ऊपर ही कि हम आपको जाने नहीं देंगे क्योंकि बैन लगा दिया गया है, जिससे होगी बहुत बड़ी समस्या। अब भैया शिप तो 6 महीने पहले ऑर्डर हुआ होगा ना, वो तो कल तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि शिप्स को तो आने में 6 महीने सालों भर लग जाते हैं। तो उसकी वजह से टेक्निकल इश्यूज प्रॉब्लम होगी, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगी, सरकार ने सोचा नहीं होगा कि उन शिप्स का क्या होगा। तब उन्होंने कहा कि हम लोग 1 नवंबर तक उस बैन को हटा रहे हैं। ठीक है, तो ये पता आपको होना चाहिए। अब इसमें ये कहा गया है कि सरकार ने ऐसा किया क्यों, कि पहले बैन लगाया फिर हटा दिया। बैन क्यों लगाया तो हमें पता ही है, क्योंकि सरकार चाहती है कि हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़े। पहली बात तो सीधी सी ये है। सरकार कई साल से कोशिश कर रही है कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बढ़े, लेकिन वो बढ़ नहीं रही है। इसलिए गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम भी चलाया, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा दूसरा जो फैक्टर है वो यहाँ पे चाइना का है। हालांकि सरकार ने सीधा सीधा नहीं कहा है कि हम लोग चाइना को टारगेट कर रहे हैं, बट फिर भी कुछ लोगों का कहना है कि शायद चाइना की वजह से ये हो सकता है। तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो है वो दोबारा से न्यूज में है। क्या है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम? इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि ऐसी कंपनीज जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं, जॉब्स क्रिएट करती हैं, सरकार उनको कई तरह का इंसेंटिव प्रोवाइड करवाएगी। इंसेंटिव किसी भी तरह का हो सकता है, उनको लैंड सस्ते में दी जा सकती है, उनके टैक्स बेनिफिट दिया जा सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। और ये इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन के ऊपर इंसेंटिव दिया जाता है। जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे इंसेंटिव्स भी बढ़ते चले जाएंगे। और ये ज्यादातर जो पीएलआई स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, ये ऐसे सेक्टर में दी गई है जो नए सेक्टर हैं, जिनके अंदर ग्रोथ करने का चांस थोड़ा ज्यादा है, जैसे टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, सेल बैटरीज, ड्रोन इंडस्ट्री, वो सब उस पर ये किया जाएगा, क्योंकि ये सेक्टर जॉब क्रिएटिंग सेक्टर है। हमारा मेजरली जो मैन्युफैक्चरिंग है या हमारे जो कंट्री की इकोनॉमी है मोस्टली तो इनफॉर्मल ही है। तो मैन पीएलआई के तहत जब कंपनीज ग्रो करेंगी, हमारा वैल्यू चेन इंप्रूव होगा, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, तो जॉब्स भी क्रिएट होंगी, जॉब्स, और ये जॉब्स फॉर्मल सेक्टर में क्रिएट होंगी। ये बड़ी अच्छी बात होगी। तो अभी फिलहाल 14 सेक्टर के अंदर पीएलआई जो है दिया गया है। अब प्रॉब्लम यह है कि पीएलआई आने के बावजूद भी बहुत सारी कंपनीज जो इंडिया में इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रही थी, खासकर टेक्नोलॉजी सेक्टर में। इसलिए सरकार को ये कदम उठाना पड़ा। तो ये कदम कहीं ना कहीं एक सिग्नल हो सकता है इन कंपनीज के लिए जो इंपोर्ट करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती हैं, कि भैया अभी कभी भी बैन लग सकता है, तो इसीलिए आप इंडिया में प्रोडक्शन करना शुरू करें। तो ये उनके लिए एक वार्निंग साइन के जैसा भी हो सकता है। और ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम सिर्फ इंडियन कंपनीज को नहीं है, फॉरेन कंपनीज को भी है जो इंडिया में मैन्युफैक्चर करती हैं। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज ऑफ कोर्स जो प्रोड्यूस करती हैं अभी, जैसे ताइवान, चाइना वगैरह में, हो सकता है वो इंडिया के अंदर आ जाए। तो इस स्कीम की हमें जरूरत तो बहुत सारी थी, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे बहुत सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, इनफॉर्मल जॉब्स हैं, है ना। कॉम्पिटिटिवनेस हैम्पर होती है, क्योंकि कई बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में ऐसी हैं जो सारा कुछ कंट्रोल करती हैं। तो जब नया पीएलआई स्कीम आएगी तो छोटी छोटी कंपनियां भी ग्रो करेंगी, कंपटीशन बढ़ेगा, ऑप्शंस बढ़ेंगे, है ना। और कोविड-19 के बाद दुनिया को ये बात समझ में आ गई कि तुम चाइना के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते। तो बहुत सारी कंपनी चाइना का ऑल्टरनेटिव ढूंढ रही है। तो उस केस में इंडिया अपने आप को एक ऐसा दिखाना चाहता है कि भैया आप हमारे यहाँ पे आइए, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ पे करिए, सरकार आपको इंसेंटिव देती है। तो ये सब यहाँ पे होगा। अभी क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती है, खासकर कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर में, जिसकी वजह से जो वेलफेयर सेक्टर है या जो दूसरे सेक्टर है वहां पे सरकार फोकस नहीं कर पाती है। लेकिन प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के तहत जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा, ग्लोबल कंपनीज इंडिया में आएंगी, तो सरकार को ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो सरकार को के पास काफी फ्री टाइम भी मिलेगा सरकार को, और काफी ज्यादा पैसा भी बचेगा, जिसे गवर्नमेंट एजुकेशन, हेल्थ वगैरह में इंट्रोड्यूस कर सकती है। तो ये तो इसीलिए इसकी काफी ज्यादा हमें रिक्वायरमेंट थी, लेकिन बहुत सारा सिग्निफिकेंस भी है। सीधी सी बात है भैया, कंपेरेटिव एडवांटेज हमें मिलेगा, हमारी ग्रोथ बढ़ेगी, खासकर ऐसे सेक्टर में जो अभी बहुत इनिशियल स्टेज में है, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर वगैरह, वो सब करके मिलेगा, है ना। और जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स हैं उसको इंडिया में इनवाइट करेंगे, हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी इंप्रूव होगा। तो इसीलिए ये काफी सिग्निफिकेंट है। लेकिन चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि पीएलआई स्कीम के तहत कोई कॉमन पैरामीटर्स नहीं है, हर इंडस्ट्री के लिए अलग अलग पैरामीटर्स हैं, जिससे काफी कंफ्यूजन टाइप का भी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। और पीएलआई स्कीम के तहत जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जिनको इंसेंटिव दिया जाएगा,
उनके लिए काफी ज्यादा हाई टारगेट रखे गए हैं। भाई सीधी सी बात है, कोई प्राइवेट कंपनी कितना प्रोड्यूस करेगी? जितना मार्केट में डिमांड होगा। जो डिमांड ही नहीं है तो प्रोड्यूस क्या करोगे? और जब प्रोड्यूस नहीं करोगे तो इंसेंटिव नहीं मिलेगा। तो टारगेट बहुत ज्यादा हाई है, उतने नहीं होने चाहिए। इसकी वजह से कंपनीज वगैरह इसमें इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रही हैं। और एडिशनली सेक्टर स्पेसिफिक इंसेंटिव रिक्वायर केयरफुल डिटर्मिनेशन टू कवर अ वाइड रेंज ऑफ द एक्टिविटीज एंड तो सेक्टर स्पेसिफिक होगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, रादर देन जैसे टेक्सटाइल है। टेक्सटाइल के अंदर बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, है ना। टेक्सटाइल एक सेक्टर तो नहीं है, इस सेक्टर के अंदर अलग अलग टेक्सटाइल हो सकता है। जूट अलग होता है, कॉटन अलग होता है, सिंथेटिक अलग होता है, राइट। तो सभी के लिए एक स्कीम ना चला के सेक्टर स्पेसिफिक हमें फोकस होना पड़ेगा, तब जाके हम लोग जो है बेटर काम कर सकते हैं। और अभी तक वो नहीं है तो इसलिए प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रही है, राइट। उसके अलावा वे फॉरवर्ड में क्या लिख सकते हो जो चैलेंजेस को देखते हुए? तो इंट्रोडक्शन ऑफ प्री डिफाइंड सनसेट क्लोज ऑन द स्कीम वुड एनकरेज द लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड द इन्वेस्टमेंट बाय द इंडिविजुअल प्लेयर्स। अब देखिए क्या होता है, वैसे स्कीम 5 साल के लिए चलाई गई थी, ओपन एंडेड है, और 5 साल के बाद इसको एक्सटेंड किया जाएगा। लेकिन अगर आप किसी चीज के लिए डेडलाइन रखते हो कि भैया इसके बाद आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, जैसे बहुत सारी इंडस्ट्री क्या करते हैं, अमेजोन वाले क्या करते हैं, कोई ऑफर देते हैं आपको, डिस्काउंट देते हैं, और ये कहते हैं कि ये डिस्काउंट कल शाम तक ही अवेलेबल है, 6 बजे तक। 6 बजे के बाद डिस्काउंट बंद हो जाएगा। तो लोग खरीदारी करते हैं। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अगर सरकार एक प्री डिफाइंड सनसेट क्लोज रखेगी कि इसके बाद इंसेंटिव नहीं मिलेगा, तो कंपनी ज्यादा मैन्युफैक्चर करेंगी। अभी क्या है, कंपनीज के माइंड में क्या चलता रहता है कि कोई बात नहीं, सरकार एक्सटेंड कर देगी, धीरे धीरे कर लेंगे, जब होगा। तो वो एटीट्यूड जो है उनका वो प्रॉपर नहीं होता है। तो ये सब जो है यहाँ पे किया जाना चाहिए। उसके अलावा टेक्नोलॉजी कॉम्पिटिव जो कॉम्पिटेंस है वो इंक्रीज करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएं, कनेक्टिविटी को इंप्रूव करें, इनोवेशन को प्रमोट करें, स्किल डेवलपमेंट बढ़ाएं। वो सारी चीजें कर सकते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग अपने आप ही बढ़ जाएगा। चाइना में, ताइवान में मैन्युफैक्चरिंग क्यों बढ़ा? उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि वहां पे लोग स्किल्ड हैं। बेसिक लेवल पे लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपने पास जो आर्टिकल है वो कहता है व्हाई इज द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल फेस अपोजिशन। ये आर्टिकल बेसिकली कल आया था, और इस आर्टिकल को हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं, राइट। अभी सिर्फ इसको दोबारा से रिवीजन के लिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है। पूरा कंटेंट आपके सामने है, ये मैंने लास्ट वीक आपको दिया था, और अगर आपने पढ़ा होगा तो इसको आप जानते भी होंगे। बट थोड़ा सा आपको मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ताकि इस कंटेंट को अगर आप पढ़ोगे, अगर आप नए स्टूडेंट हो, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल राज्यसभा में पास हो चुका है, लोकसभा में भी पास हो चुका है। प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होने इस पे बाकी हैं। अगर सिग्नेचर हो जाएंगे तो ये एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे पहले हमारे पास क्या है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 है। ठीक है जी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट का पर्पस क्या है? मेजरली इसके दो पर्पस है। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, जो भी कंपनीज वगैरह बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को यूज करेंगी, उससे उनको जो प्रॉफिट होगा, वो आप प्रॉफिट को कम्युनिटी के साथ शेयर करोगे। और वो यूज सस्टेनेबल होना चाहिए, सस्टेनेबल यूज होना चाहिए। मान के चलो, जैसे मान लो कोई कंपनी है XYZ, ये क्या करती है, ये एक दवाई बनाती है, मेडिसिन बनाती है, नीम के पेड़ का यूज करके। नीम के पेड़ से कुछ निकालती है और उससे बनाती है। अब ये कंपनी को रिसोर्सिस का यूज करना चाहिए सस्टेनेबल तरीके से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया सारे नीम के पेड़ काट दो और नीम के पेड़ बचे ही नहीं, वो सस्टेनेबल यूज नहीं है। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट ये इंश्योर करता है कि सस्टेनेबल यूज हो। दूसरी बात, आप नीम के पेड़ का यूज करोगे, दवाइयां बनाओगे, पैसा कमाओगे, उसमें से कुछ प्रॉफिट सोसाइटी को भी होना चाहिए, यानी कि इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट भी होना चाहिए। ये काम है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट का। इवन जो हमारी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, उसका भी यही पर्पज है। लेकिन इसमें ना कुछ समस्याएं हो रही थी। समस्या ये हो रही थी, इसमें काफी ज्यादा रेगुलेशंस थे, पेपर वर्क बहुत ज्यादा था, ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा थी। तो कोई कंपनी अगर रिसर्च करना चाहती थी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज वाले फील्ड में, तो उसे बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ती थी। तो इट वाज नॉट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। खासकर आयुष वाले फील्ड में। आयुष तो आप समझते ही होंगे, राइट। आयुष का मतलब क्या होता है? हमारी आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोथेरेपी, यूनानी, सिद्धा, होम्योथेरेपी, होम्योपैथी। तो ये फील्ड में
रिसर्च नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इनको बहुत सारा परमिशन लेना पड़ता था, रेगुलेशंस बहुत ज्यादा थे। तो सरकार ने इस नए बिल में क्या किया, आयुष वाले फील्ड को एग्जेम्प्ट कर दिया, यानी कि इन्हें किसी नेचुरल रिसोर्स का यूज करने से पहले परमिशन नहीं लेनी है। अनफॉर्चुनेटली जो जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल पार्ट है वो ये है कि उससे उनको बेनिफिट शेयरिंग भी नहीं करना है लोकल कम्युनिटी के साथ, जो उनको बेनिफिट होगा। यानी कि जो कोई कंपनी है वो पैसा तो खूब कमा रही है नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है पब्लिक में जहां से उन्होंने यूज किया है। तो ये सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल मुद्दा इसका नजर आता है, जिसके ऊपर सारा हंगामा हो रहा है। क्योंकि बायोडाइवर्सिटी एक्ट अपने मेन पर्पज से ही दूर हट गया है। उसका पर्पज था कंजर्व करना और प्रॉफिट को शेयर करना, लेकिन वही उससे दूर हट गया है। जैसे आप इन्होंने एक एग्जांपल दिया है 2016 में, दिव्या फार्मेसी, जो कि बाबा रामदेव पतंजलि योगपीठ की एक जो है कंपनी है, दिव्या फार्मेसी। इन्होंने उत्तराखंड बायोडायवर्सिटी बोर्ड के खिलाफ एक एप्लीकेशन फाइल किया था कोर्ट में, और उन्होंने ये कहा था कि साहब इनको परमिशन नहीं मिल रही है क्योंकि रेगुलेशंस बहुत ज्यादा है। हालांकि वो बाद में केस हार गए थे, क्योंकि भैया इकोलॉजी को, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो रेगुलेशंस तो होने ही चाहिए। ऐसे ही एक मामला गुजरात के अंदर भी आया था, हालांकि वहां पे भी लोग केस हार गए थे। बट फिलहाल सरकार ने क्या किया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे वो प्रोविजन ही हटा दिया कि कंपनीज को परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आयुष वाले फील्ड में अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गया है, तो बहुत सारी कंपनियां जो आयुष फील्ड में काम करती हैं, आपको उनकी ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें क्या हुआ, जो एनवायरमेंटल रेगुलेशंस थे वो थोड़े से डाइल्यूट कर दिए गए हैं। पहले क्या होता था, इसे क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था अगर आप कोई वायलेशन करते हो। लेकिन अभी सरकार ने क्या कहा कि ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, ये सिविल ऑफेंस है और आपके खिलाफ पेनल्टी लगेगा। ये भी एक कंट्रोवर्सी वाला मुद्दा है। सरकार कह रही है कि आपके ऊपर फाइन लगाएंगे, 5 लाख रुपए का, 50 लाख रुपए का, इस तरह से फाइन लगाएंगे। पहले क्या होता था, आपको सजा होती थी 6 महीना, 1 साल, 2 साल। हालांकि प्रैक्टिकली किसी को होती नहीं थी, लेकिन कम से कम कानून के अंदर तो था। तो सरकार ने वो भी हटा दिया। सरकार का कहना है कि देखो भाई, जब केस पे केस चलता रहता है, साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, सजा किसी को होती नहीं है, तो इट्स बेटर के फाइन लगा दिया जाए, कम से कम पैसा तो आएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट में आप पढ़ सकते हो। वही जो चीजें मैंने आपको बताई वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, पुराना कंटेंट है ये। नया कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो थोड़ा सा आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हो, थोड़ा ऊपर से आइडिया मैंने आपको दे ही दिया है यहाँ पे क्या मामला है। आसाम मानस टाइगर रिजर्व 63% शॉर्ट ऑफ द सैंक्शन स्टाफ, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने ये कहा है। तो भैया सीधी सी बात है, मैन पावर की कमी है हमारे यहाँ पे। जो मानस टाइगर रिजर्व है आसाम में, इवन काजीरंगा नेशनल पार्क वगैरह, इनके अंदर स्टाफ ही नहीं है काम करने के लिए। अरे भैया, जब स्टाफ ही नहीं है तो फिर आप प्रोटेक्शन कैसे करोगे, राइट? ये भी तो बहुत बड़ी बात है। इवन जो वहां पे होम गार्ड है, उनको दिन का कितना पैसा मिलता है, 300, 400, 500 रुपया मिलता है। तो प्रोटेक्शन क्या करेंगे वो लोग जब उनकी सैलरी भी बहुत कम है, तो काम करने का मजा ही नहीं आएगा। खैर, ये इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि मानस टाइगर रिजर्व के बारे में यू शुड हैव सम आइडिया। अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये है मानस टाइगर रिजर्व, ठीक है जी, मानस टाइगर रिजर्व। उसके अलावा हमारे पास ओरांग नेशनल पार्क भी है, अपने पास यहाँ पे लखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, काजीरंगा नेशनल पार्क भी है, और जो है होलंगपर जो है गिबोआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हमारे यहाँ पे नजर आती है। और ऊपर अगर देखोगे तो दिब्रू सिकोहा नेशनल पार्क भी है, राइट? तो ये थोड़ी सी लोकेशन आपको आइडिया होना चाहिए। ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से फ्लो कर रही है। और आप ये बताइए, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर एक दुनिया का सबसे बड़ा एक रिवराइन आइलैंड है, उसका नाम क्या है, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है? कमेंट सेक्शन में बताओगे तो मजा आएगा। खैर, मानस टाइगर रिजर्व एक बहुत ही पुराना एनिमल हैबिटाट है इंडिया में, और 1905 में प्रपोज किया गया था इसको रिजर्व फॉरेस्ट बनाने के लिए। फिर बाद में 1907 में भी किया गया, और फाइनली 1928 में इसको मानस को जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया, 1928 में। 1973 में इट वॉज डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट टाइगर रिजर्व अंडर प्रोजेक्ट टाइगर, समझ रहे हो? फिर 1985 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और फिर बाद में इसको 1990 के अंदर इसे नेशनल पार्क भी डिक्लेयर किया गया। तो ये नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है। 2003 के अंदर इसको एलिफेंट रिजर्व भी डिक्लेयर किया गया, क्योंकि बहुत सारे एलिफेंट भी यहाँ पे नजर आते हैं। और इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, आप देखिए इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ठीक है? ये है नेशनल वाइल्ड मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी,
ये हमारा मेघालय पड़ता है, और इधर पड़ता है आपका चिकन नेक एरिया, मतलब ये चाइना के बॉर्डर के भी बिल्कुल पास पड़ता है, नेपाल एंड ऑल दैट। तो ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इसकी, इसी वजह से इसको क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट भी डिक्लेयर किया गया था 2008 के अंदर। वो इतना ही नहीं, 2014 में इसको टाइगर सोर्स साइट फॉर द कंजर्वेशन भी डिक्लेयर किया गया। और जो भूटान के टेरिटरी को भी ये ज्वाइन करता है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे मानस रिवर भी फ्लो करती है, जो कि भूटान के साथ इंडिया की बाउंड्री बनाती है यहाँ पे। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से यू शुड हैव दीज आइडियाज। चलिए जी। द लेसन ऑफ हिरोशिमा मस्ट नॉट ड्रिफ्ट अवे, बहुत डिटेल्ड एडिटोरियल ये नहीं है, बट थोड़ी थोड़ी बातें इसमें बताई गई हैं जो कि काफी अच्छी हैं। एक नया पर्सपेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। देखिए, अगस्त 6 1945, आज कितनी तारीख है? 5 तारीख है, कल है 6 तारीख। तो कल के दिन 1945 में क्या हुआ था? हिरोशिमा के ऊपर एक बॉम्ब जो है वो गिराया गया था। ठीक है, 15,000 किलो टन, 15 किलो टन का जो है वो एक यूरेनियम बॉम्ब गिराया गया था। लेकिन ये ग्राउंड के ऊपर नहीं गिरा था, ग्राउंड से 600 मीटर ऊपर जाके ये जो है ब्लास्ट हुआ था। 70,000 से ज्यादा लोग इसमें डेथ हो गई थी। तो ये उसकी याद में एक आर्टिकल बताया गया है। न्यूक्लियर डेटरेंस एक टर्म यूज होती है, जब भी आप न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में पढ़ोगे तो ये टर्म आपको हमेशा देखने को मिलेगी। डेटरेंस का मतलब क्या होता है? डेटरेंस का मतलब एक तरह से ये होता है कि भैया, अगर आप मेरे ऊपर अटैक करोगे तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। अगर तुम मुझे 2 थप्पड़ मारोगे तो 2 थप्पड़ मैं भी मारूंगा। सिर्फ नुकसान मुझे नहीं है, तुम्हें भी नुकसान है। तो एक म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन के बेसिस पे इसको बनाया जाता है। ठीक है, मतलब अगर तुम मेरे ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराओगे तो मैं भी, मेरे पास भी तो न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो वो अगर नेक्स्ट पार्टी क्या करती है, वो न्यूक्लियर बॉम्ब गिराती ही नहीं है, क्योंकि उसको डर है कि तुम्हारे ऊपर भी हमला होगा। तो सिर्फ डराने के लिए है। तो दो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स के बीच में लड़ाई नहीं हो सकती, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर को कभी जीता नहीं जा सकता। अल्टीमेटली क्या है, सब खत्म हो जाएगा, तुम भी खत्म, मैं भी खत्म, चलो टाटा बाय बाय। तो इसे कहा जाता है न्यूक्लियर डेटरेंस। पिछले इन द इंटरवीनिंग 78 years वी हैव सीन द राइज एंड फॉल ऑफ द न्यूक्लियर थ्रेट। 1950 से लेकर 1970, 75 80 के तक कोल्ड वॉर चलता था अमेरिका और रशिया के बीच में। पूरी दुनिया को डर लगता था कि भैया कभी भी न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। और हजारों की संख्या में न्यूक्लियर वेपन थे दोनों कंट्री के पास। और अगर न्यूक्लियर वॉर हो जाता तो समझ लो दुनिया खत्म हो जाती। लेकिन दोनों को पता था, कंट्रीज को, कि अगर न्यूक्लियर वॉर हुआ तो ना रशिया बचेगा ना अमेरिका बचेगा। इसलिए वो नहीं हुआ। मतलब दिस इज न्यूक्लियर डेटरेंस। तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस हुआ करते थे 1960 70s में न्यूक्लियर वेपन होने के। लेकिन बाद में ये चांसेस कम होते चले गए। और आज के टाइम पे पूरी दुनिया मानती है कि न्यूक्लियर वेपन इज नॉट द सॉल्यूशन एट ऑल। तो न्यूक्लियर वेपन सिर्फ अभी डिफेंस की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक मोरल इशू भी बन गया है, एथिकल इशू भी बन गया है। और इसे एक टैबू डिक्लेयर किया गया है। मतलब आप जो मर्जी करिए, लेकिन न्यूक्लियर वाली लिमिट को क्रॉस मत करिए। आपको लड़ाई करनी है करिए, वॉर लड़ना है लड़िए, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन वो लाइन क्रॉस मत करिए, लक्ष्मण रेखा, जो कि न्यूक्लियर वाली लक्ष्मण रेखा है। क्योंकि किसी भी हालात में न्यूक्लियर वॉर को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप मिसाइल गिराइए चलेगा, ठीक है, आप रॉकेट लेके आइए चलेगा, आप टैंक लेके आइए चलेगा, डाइजेस्टेबल है वो। लेकिन न्यूक्लियर वेपन से अटैक करना, नो नो, जस्टिफाइड नहीं है। इसलिए पूरी दुनिया में ये मोरालिटी का सवाल भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल भी है। तो न्यूक्लियर वेपन को एक गंदी नजर से देखा जाता है। मतलब रखिए आप, लेकिन उसको यूज मत करिए। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर जो आप वेपन का यूज करते हो, वो फर्क नहीं करता है किसी के बीच में। वो सिविलियंस को भी, सोल्जर्स को भी, सबको लपेटे में ले लेता है। और इसलिए बहुत सारे सिविलियंस की डेथ हो जाती। इतना ही नहीं यार, न्यूक्लियर वेपन सिर्फ वॉर में ही नहीं, एनवायरमेंटल जो डैमेज होता है सालों सालों तक, जो रेडिएशंस का इफेक्ट होता है सालों साल तक, वो भी तो एक बड़ी चीज है ना। आपने नॉर्मल बॉम्ब गिराया, फट गया, मर गए, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे सालों साल तक आपका इफेक्ट नजर आता है। जापान के अंदर आज भी ऐसे लोग नजर आ हैं, जिंदा हैं, जिन्होंने न्यूक्लियर अटैक को देखा है।
वो ऐसी ऐसी स्टोरी सुनाते हैं। तो एक टैबू बन गया है न्यूक्लियर वेपन को। लेकिन जब से रशिया इन्वेजन हुआ है यूक्रेन के ऊपर, तब से न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर वॉर एक दोबारा से न्यूज में आ गया है। क्योंकि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कई बार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये कहा है कि भैया ये न्यूक्लियर वेपन को दिवाली पे यूज करने के लिए नहीं बनाया है, हम इसका यूज कर सकते हैं अगर रशिया के ऊपर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होता है तो। उन्होंने कई बार इस बात को बोला है। मतलब जो टैबू है, जो न्यूक्लियर अटैक को लेके था, वो कहीं ना कहीं पुतिन जी ने उसको थोड़ा सा चैलेंज किया है, अब ये कह सकते हो। राइट। अच्छी बात ये हुई कि अमेरिका वगैरह ने यहाँ पे ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं किया, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बट अब यहाँ पे देख लीजिए, ऑल वेपन सिस्टम अवेलेबल। पुतिन ने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास सारे ऑप्शन खुले हैं, हम जो मर्जी कर सकते हैं, न्यूक्लियर पावर का भी यूज कर सकते हैं। अब सवाल यह हुआ कि कौन से न्यूक्लियर वेपन का भी यूज करोगे। न्यूक्लियर वेपन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रेटेजिक और एक होते हैं टैक्टिकल। स्ट्रेटेजिक जो न्यूक्लियर वेपन होते हैं वे होते हैं बहुत बड़े, बहुत ज्यादा बड़े। इसमें आप हाइड्रोजन बॉम्ब का भी बोल सकते हो। टैक्टिकल वाले होते हैं छोटे, जो छोटे एरियाज में टारगेट किए जाते हैं। हालांकि इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का यह मानना है कि जो टैक्टिकल वेपन होते हैं ये होते हैं 1 किलो टन से लेके 170 किलो टन। मतलब ये छोटे हैं। अरे भाई जो हिरोशिमा पे गिराया गया था वो पता कितना था, 15 किलो टन। 70,000 लोगों की डेथ हो गई थी। और आप कह रहे हो कि 170 टन वाला छोटा है। आप इसे कैसे जस्टिफाई करोगे। तो जब यहाँ पे 70,000 डेथ हुई थी, तो बाई चांस आपने मान लो कि 50 किलो टन या 60 किलो टन वाला कर दिया, तो कई लाख की डेथ हो जाएंगी। अब तो पॉपुलेशन भी ज्यादा हो गई है। तो ये अपने आप में ही ना एक बड़ा सा लाफेबल मैटर है कि सर हम तो छोटे न्यूक्लियर वेपन का यूज करेंगे, अरे उससे भी तो लाखों लोग मर रहे हैं ना। ये जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। थैंक गॉड रशिया ने जब इस तरह की धमकियां दी, तो दुनिया ने थोड़ा समझदारी से काम लिया। अमेरिका ने तो सीधा सीधा कहा कि भैया अगर यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर अटैक होता, यूरोप ने भी कहा, तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा, हम भी आपके ऊपर अटैक करेंगे। खैर एक वो अलग बात रही, बट ये अच्छी बात ये हुई कि जिस तरह से पुतिन जी ने क्या किया, पता है पुतिन ने क्या किया, पुतिन ने रशिया के कुछ न्यूक्लियर वेपन्स को बेलारूस में जाके सेटअप कर दिया। तो पूरी दुनिया को ये बता दिया हम लोग भैया तैयार हैं। थैंक गॉड उसके रिस्पॉन्स में यूएसए ने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर बाई चांस यूएसए भी अपनी न्यूक्लियर वेपन्स की पोजीशन को चेंज करता, तो ये एक सिग्नल चला जाता रशिया के पास कि वो भी तैयार हो गए। वो नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये मैटर जो है आगे नहीं बढ़ा। तो वो मामला वहीं पर रुक गया। इवन जी जिनपिंग ने, जो कि पुतिन के बड़े खास मित्र हैं, उन्होंने भी कहा, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन का यूज करना कोई सॉल्यूशन नहीं है किसी भी चीज का। राइट। उन्होंने भी कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जॉइंटली अपोज द यूज ऑफ द थ्रेट ऑफ द न्यूक्लियर वेपन। तो पुतिन जी थोड़ा बैकफुट पे आ गए, क्योंकि उनके मित्र ने भी ऐसा बोल दिया। तो बात यह है कि वो जो न्यूक्लियर क्राइसिस था, हालांकि अब नहीं है, बेलारूस के अंदर उन्होंने सेटअप किया हुआ है, बट ऐसी पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती कि पुतिन जो है वो न्यूक्लियर वेपन का यूज करेंगे। लेकिन यू नेवर नो, डिक्टेटर्स कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। जब उनको लगता है कि भैया उनका जो राजपाट है उसके ऊपर खतरा है, तो दे कैन डू एनीथिंग। अनप्रिडिक्टेबल होते हैं बहुत ज्यादा। खैर, तो ये थोड़ा सा को पता होना चाहिए। तो न्यूक्लियर सॉल्यूशन तो किसी भी तरह का नहीं है। ठीक है चलो। उसके अलावा नाइजर के अंदर कूप हुआ है। ठीक है, उसके लिए एक टेक्स्ट सेक्शन में कल दिया गया था, कल वाला आर्टिकल है ये। तो नाइजर में माली, बुर्किना फासो, यहाँ पे पिछले कई सालों से कूप नजर आ रहे हैं। फ्रांस और यूएसए, ठीक है, दोनों के काफी सारे ट्रूप्स, अमेरिका के 1100 के आसपास और फ्रेंच के जो है 1500 के आसपास ट्रूप जो है वो ऑलरेडी नाइजर में है। ठीक है। और कई सारे टेररिस्ट ग्रुप हैं जो नाइजर में एक्टिव हैं, आईसिस है, अल कायदा है, बोको हराम है, वो वहां पे हैं। और मिलिट्री जो वहां की थी, उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया है, सरकार को हटा दिया है, जो कि इलेक्ट्रिकली और सॉरी जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थी। तो अमेरिका वगैरह, यूरोप वगैरह सब उनकी बुराई कर रहे हैं, वो सब यहाँ पे चल रहा है। तो एग्जाम में आपसे ऐसा तो ये नहीं पूछते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के बारे में पूछ सकते हैं, जैसे बोको हराम एंड ऑल दैट। एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। बट नाइजर एज अ कंट्री, आपको ये थोड़ा सा ज्योग्राफी इसकी पढ़नी पड़ेगी, है ना, इसकी कैपिटल, इसके आसपास कौन कौन सी कंट्रीज हैं, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स वगैरह अगर हैं कुछ, वो आप पढ़ सकते हो एग्जाम के परस्पेक्टिव से। ठीक है चलो।
उसके अलावा एक दो एडिशनल आर्टिकल हैं, अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।